नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ललन टॉप की चुनावी यात्रा पिछले 3 हफ्ते से असम में है और असम में जो एक पॉलिटिकल फिगर सबसे ज़्यादा रिएक्शंस बटोर रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी, अपनी पार्टी से भी और विपक्ष से भी सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट बटोर रहे हैं और जो शायद सबसे ज़्यादा बिजी भी हैं। फाइनली वी मैनेज टू कैच हिम, हेमंत बिश्व शर्मा। ऐसा लग रहा था आपकी रैली को देख के कि ये रैली भी है, कल्चरल जलसा भी है और पॉलिटिकल पर्सनल बॉन्डिंग का एक अगला लेवल है। जिस तरह से लोग डांस कर रहे थे, आपको छूने की कोशिश कर रहे थे, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर सीन अ पॉलिटिशियन डांसिंग ऑन द स्टेज। आप भी डांस कर रहे थे। In Assam, traditionally the society uh, likes dancing, singing. जी So this is part of our. Uh, this is the way which we communicate with our people. अच्छा। So although it was not in politics too much, but now we used to dance, we used to sing, and it creates a instant communication between the public and the leader. अच्छा, लीडर की आपने बात की हेमंत जी। आई से हेमंत, आई से ये गाना सब जगह बज रहा है, उन रैलियों में भी जिनमें आप नहीं जा रहे हैं, पार्टी के दूसरे नेता जा रहे हैं। फिर पॉलिटिकल कमेंटेटर ये सवाल पूछ रहे हैं और जनता भी कि क्या हिचक थी जो हेमंत बिश्व शर्मा को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, और क्या वजह थी कि सर्बानंद सोनोवाल जिनको पिछले चुनाव में सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सीएम फेस बीजेपी ने नहीं दिया। देखिए, ये सारा बात पॉलिटिकल रियलिटी देखते हुए हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करता है, और उस बात का ऊपर एनालिसिस करना या कमेंट देना ये हमारा जो कार्य क्षेत्र है उससे बाहर होता है। किस लिए? हमारे एक पार्टी का सर्वोच्च बॉडी है जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड बोला जाता है, जिसका पास सारा जो हमारा पास नहीं है उनका पास वो इन्फॉर्मेशन होता है, वो उनका पास वो सोर्सेज होता है। बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड द मैक्रो स्ट्रेटेजी फॉर ए स्टेट। जो असम के लिए स्ट्रेटेजी बना या बंगाल के लिए स्ट्रेटेजी बना इस दफ़ा, ऐसा ही बना कि कोई मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो बस वो स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है एंड यू हैव टू गो बाय दैट। अच्छा, आपके एक पुराने मित्र मिले मुझे 2 दिन पहले, बदरुद्दीन अजमल। उन्होंने कहा हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो सीएम बनना चाहते हैं, कांग्रेस में बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, बीजेपी में गए, एंड देन ही सेड कि हमारे वोटों से ही वो सीएम बनेंगे, हमारे सपोर्ट से ही सीएम बनेंगे, हम हेमंत बिश्व शर्मा को सीएम बनाएंगे, बस वो भगवा पटका उतार दें। देखिए, ये बदरुद्दीन अजमल जी का बहुत दिन से तमन्ना है कि मुझको सीएम देखना चाहते हैं। अच्छा, एट अ पर्सनल लेवल। ओके। वो आज 10-12 साल से ही वो बोलता है ये उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन उनका सपोर्ट से मुझको बनना नहीं, वो मेरा पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो आज से नहीं, कम से कम 2008 से जब मैं कांग्रेस में था और जब मैं बीजेपी में हूँ, आज से 4 महीना पहले भी वो मुझको फ़ोन में बताया। अच्छा, कि फोन भाई किया उन्होंने आपको? मेरा सर अच्छा ताल्लुक है, अभी उनका कोविड बीमार हुआ था, मैं उनको 10 दफ़ा फ़ोन किया जी। तो ऐसा कोई पर्सनल थोड़ी दुश्मनी है। पर्सनल पॉलिटिकल आप अलग अलग? नहीं, हमारा हर असम में हर पॉलिटिकल लीडर का साथ मेरा पर्सनल ताल्लुकात होता है जी। अभी गोगोई जी का बीमार हुआ था, मैं 80 बार हॉस्पिटल गया उनको मिलने, तो वो होता है। लेकिन ऑन आइडियोलॉजी और ऑन मेरा जो भी पॉलिटिक्स है, मैं अजमल का वोट से या उनका सपोर्ट से मैं चौकीदार भी बनना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ये मेरा चॉइस है। ये आपका चॉइस है। एक हेमंत बिश्व शर्मा बाकी लोगों के लिए फियर फैक्टर की तरह क्यों होते हैं? उन्हीं अजमल ने यह भी कहा कि आप पूछिएगा मिले तो उनके पास कितना पैसा है, कहाँ से आया, हमको तो पता नहीं, वो कांग्रेस के कितने कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, बीपीएफ के कितने लड़ा रहे हैं, और बोले इंशाल्लाह ऐसा ना हो कि हमारे भी कुछ कैंडिडेट उनके नाम पे लड़ रहे वो हो। तो है, सत्य है। हाँ, अजमल को भी मैं बताऊं कि इसको सपोर्ट करो, वो करेगा। हर राज्यसभा चुनाव में हाँ, मैं 1-2 उनका तो लोगों को वोट दिलवा देता हूँ, बीजेपी वाले को। बीजेपी को दिलवा देता हूँ, वो तो चलता है मेरा।
मैं फ़ोन करने से कोई मुझको ना नहीं बोलता है, और क्यों ना नहीं बोलता है वो लोग जाने। कल भी हमारा जो बीपीएफ का उम्मीदवार था तामुलपुर से, जी। वो मेरा घर में आके बोला कि दादा हम चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, हम मोदी जी का नेतृत्व में बीजेपी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। 3 तारीख मोदी जी तामुलपुर में आ रहा है, मुझको ज्वाइन करवा दे। मैं बोला मोदी जी का सामने ज्वाइन नहीं होगा, अब तुरंत आज ही ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन किया। अच्छा, इसीलिए घबराते हैं अपोनेंट की। नहीं, घबराते नहीं है, वो हाँ। खुद भी बुलाने से आ जाएगा। मैंने सर ये कहीं नहीं सुना किसी पॉलिटिकल कैंपेन में कि कोई नेता कह रहा हो कि मुझे नहीं पता मेरी पार्टी के कितने लोग उसकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मैं अगर फ़ोन करके उनको बोल देता था जी। कि बद्रू भाई ये 2 साल मेरा लोग है, आप टिकट दे दीजिए, वो दे देता था। किसलिए? मेरा कमाल है। सबका साथ रिलेशन 365 डेज का है। जी। सबको मैं सबका साथ रहता हूँ, सबको मदद करता हूँ, सबसे मदद लेता हूँ, और मेरा कोई ऐसा ये वो नहीं है। जी। तो चलता है, लेकिन हम हमारा जगह से, मैं तो उनसे सपोर्ट लूँगा, लेकिन मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगा। अच्छा। मैं अपना जगह में खड़ा रहूँगा। असम में सनातन है, सनातन रहेगा, सनातन रहेगा। बस एक उसमें मैं खड़ा हूँ। उसमें खड़े हैं। हम लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गए, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी गए, सब जगह एक चीज़ बार बार आ रही थी कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अपोनेंट भी बोल रहे हैं कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि टीकाकरण के बाद सीए लागू होगा। आपके करीबी हैं पीयूष हजारिका, वो कह रहे हैं कि हमें सीए चाहिए, हम मानेंगे, जो नहीं मानेंगे उनको देश से निकाल देंगे। और देखिए, सीए संसद ने गृहीत कर दिया है, जी। और आज सीए देश का कानून व्यवस्था में ये है। जब सीए का विधि बनेगा तब सीए का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी सीए का विधि नहीं बना है, कौन सा स्वरूप से विधि बनेगा, जब तक वो क्लियर नहीं होगा आगे का बात कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र में वो नहीं है। बट ये भी हकीकत है कि ये संसद ने पूर्ण बहुमत से ये कानून को गृहीत किया गया है, और जितना पब्लिक प्रोटेस्ट था उनको रिजेक्ट किया गया है। आपको लगता है कोई नाराजगी नहीं जनता में सीए को लेकर? होगा नाराजी, लेकिन हर कानून में तो किसी का नहीं किसी का तो नाराज होगा ही ना। ऐसा देश में कौन सा कानून है? अभी कॉमन सिविल कोड नहीं है, मैं तो नाराज हूँ। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन मैं नाराज होने से काम होगा क्या? उस निर्णय तो संसद को लेना है। तो मैं तो संसद नहीं हूँ, आई एम नॉट द सुवेरेन। तो मेरा नाराजी मेरा जगह में रहेगा, मैं रजिस्टर करते रहूँगा मेरा नाराजी, जो भी मेरा नाराजी है। लेकिन जो कानून है वो कानून का काम करेगा। अच्छा। और रिवाइज एनआरसी? रिवाइज एनआरसी सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन में है। असम सरकार ये अपील किया है सुप्रीम कोर्ट को कि सीमांत जिला में 20% रिवीजन का अनुमति दीजिए, इसलिए दीज आर द एनामोलीज वी हैव सीन। और नॉर्मल जो मेन जिले है उसमें आप हमको 10% रिवीजन का इजाज़त दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट अगर इजाज़त देगा तब रिवीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देगा तो इसी एनआरसी को लेके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये बार बार एक टर्म हम लोगों ने सुना, दिल्ली में थे तब भी ध्यान गया कि मुस्लिम और मियाँ मुस्लिम का हेमंत बिश्व शर्मा एक फ़र्क समझाते घूम रहे थे। वो फ़र्क ही है जी। ऑल मुस्लिम्स आर नॉट मियाँ, बट ऑल मियाँज आर मुस्लिम। अच्छा, थोड़ा जो असम के बाहर की ऑडियंस है उनको अगर उनको ये है कि एक असम में सामान्य मुस्लिम जन है जी, जिसका हमारा से कोई इशू नहीं है, दरिद्र है, उनको मदद चाहिए, इकोनॉमिकली दे नीड लॉट ऑफ सपोर्ट, सोशली दे नीड लॉट ऑफ सपोर्ट। एक वर्ग वो है जी। एक वर्ग है असमीज मुस्लिम, जो हमारा असम का ऊपर जितना अधिकार है उनका भी इक्वली है। तो ये 2 वर्ग हो गया। तीसरा वर्ग है जो असम का हमारा जो इथोस है, जो हमारा कल्चर है, उनको चैलेंज करना चाहते हैं। ये लोग एक नया भाषा निकाला जिसका नाम दिया है वो लोग मियाँ लैंग्वेज। अच्छा। उन्होंने म्यूजियम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, मियाँ म्यूजियम।
उन्होंने पोएट्री लिखता है, मियाँ पोएट्री, which is a mix of Assamese and Bengali languages. तो हमारा इतरस यही है कि भाई आप कल्चरली हमको अटैक मत करो। आपका पास संख्या है, लेकिन वो संख्या से हमारा भाषा को आप तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हो। तो वही जो मियाँ एक कल्चरल एंटिटी बन चुका है, जो रिलीजियस एंटिटी नहीं, बेस्ड ऑन इस्लाम रिलीजियन, एक वर्ग मियाँ कल्चरल एक एंटिटी बना रहा है जो आसाम का बाहर का लोगों को एक दिन में नहीं समझेगा। उनसे हम लोग का फाइट है, उनसे फाइट है। कई जो हमारी दो टीमें घूम रही हैं, कई लोग ऐसे मिले जिसको हम लोग बोलते हैं कि बराक वैली के, कई लोगों ने कहा कि AIUDF के परंपरागत गढ़ हैं, जैसे हैलाकांडी है। वहाँ पे कई मुस्लिम नौजवान मिले, बोले हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ लड़ जाए चुनाव, हम उनको यहाँ से जिता देंगे। वो जिता देगा। पर उन्होंने एक चीज़ कही, बोले पहले तो ये हमारी इतनी फिक्र करते थे कि मदरसों को मॉडर्नाइज करना है, सबका नेता बनना है, बोले अब ये सब चीज़ें उल्टी कर रहे हैं। नहीं, बात ऐसा है, वो बच्चा लोग जिसको भी मिला है, अच्छा बच्चा है, मैं उन लोग को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं उनको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं उनको मुल्ला बनाना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा साथ मदरसा का जुनाब लोग आया, मैं उनको 1 घंटा चाय पी के समझा दिया, भैया नौकरी बहाल रखेगा, नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आपका जो स्टूडेंट है अपना मर्जी से पढ़ रहे हैं मदरसा से, या पिताजी माताजी का गरीब जो एक गरीबी है घर में उनके लिए पढ़ रहा है? नहीं, वो तो सब गरीब बच्चा है। कोई डॉक्टर का बेटा पढ़ रहा है आपका मदरसा में? नहीं। कोई इंजीनियर का बेटा पढ़ रहा है? नहीं। मैं बोला देखो, गरीब का ऊपर जुर्म मत करो। अगर उनको मदरसा पढ़ना है, 16 साल जब होगा उनका, 16 साल, वो लोग निर्णय लेगा। बट फिलहाल उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन लेने दो, बस राजी होके चला गया, राजी होके चला गया। हाँ, कोई। लेकिन ये आपके पॉलिटिकल अपोनेंट राजी नहीं हो रहे हैं, उसको रिलीजन पे हमला बता रहे हैं। नहीं नहीं, सब राजी है। कोई तो कहा एक एजिटेशन भी नहीं है उनका खिलाफ। कौन बोल रहे हैं उनका खिलाफ? अच्छा, मेरा सामने तो कोई नहीं बोलता है जी। और मैं तो हर जगह घूमता हूँ। हाँ। असम का जो भी 100% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खड़ा होता हूँ, मैं जीत जाऊंगा, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है। और बोलते बोलते कि आपको मुल्ला सही है कि डॉक्टर सही है, आपको मुल्ला सही है कि इंजीनियरिंग सही है, मदरसा सही है कि आपको मेडिकल कॉलेज सही है, और बोलते बोलते मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, आपने बोलने की, कम्युनिकेशन की बात की। हाँ, ग्रामा मोहिलारी से कम्युनिकेशन कहाँ बिगड़ गया? इतने समय तक सरकार में रहे, अब वो कहते हैं कि मैंने सर्बानंद का सपोर्ट किया, हेमंता का नहीं किया, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। वो उनका व्यू है। सर्बानंद को उनका सपोर्ट का जरूरत नहीं है ना। सर्बानंद जी को सपोर्ट करना हमारा काम है, उनका थोड़े काम है। उनका काम को तो बीजेपी को सपोर्ट करना है। बीजेपी का जो नेता होगा स्टेट में, उनको सपोर्ट करना हमारा काम है जी। आप कहाँ से ढुक के सर्बानंद और हेमंत को 2 एंटिटी बनाया? वही सवाल दे दिया ना, उनको क्यों बीजेपी से निकाला गया? हेमंत बिश्व शर्मा एंड सर्बानंद सोनोवाल इज 1 एंटिटी इन असम। मोदी जी हम लोग दोनों को एक साथ काम करने दिया, तो तुम क्यों 2 कैंप बनाया? कौन तुमको ये अधिकार दिया था? हम सर्बानंद का साथ है, हेमंत का साथ नहीं है। जब मैं भी सर्बानंद का साथ हूँ, तो कहाँ से तुमने ये फरा निकाला? जो दिन हम लोग को मालूम चला कि ये बीजेपी में 2 गुट करने का कोशिश कर रहा है, बीजेपी को वीक करने का कोशिश कर रहा है, तब सर्बानंद जी में दोनों हमने ये डिसीजन लिया कि उसको बीजेपी में या बीजेपी का नज़दीक में रखना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और आपके अपोनेंट हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 2.5 महीने से यहीं डेरा डाले हुए हैं। मैं तो जानते भी नहीं उनको। मैं जब कांग्रेस में था उनको मैं नहीं जानता था। अच्छा। उनका सिंहदेव जी से मेरा अच्छा है जी, जो और उनके काफ़ी, मिनिस्टर हैं। हाँ, लेकिन भूपेश बघेल जी को मैं कभी देखा भी नहीं हूँ, कभी मैं जानते भी नहीं हूँ, कभी उनका भाषण वगैरह मैं सुना भी नहीं हूँ। अच्छा, आज लेकिन उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि इस चुनाव के बाद वो ना घर के रहेंगे, ना घाट के, ना कांग्रेस में बन पाए, ना भाजपा में बनेंगे। वो तो देखिए, ये सब वो एक मुख्यमंत्री का
कुर्सी पे है, उनको हम जैसा छोटा लोगों का ऊपर ऐसा भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। अगर मैं नहीं मानता हूँ ऐसा बोला है, नहीं हम ही से बोला है इसलिए। अगर वो बोला है जी। तो ये पता नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कैसे चलता है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री कभी भी छत्तीसगढ़ जाके छत्तीसगढ़ का कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता का ऊपर ऐसा बातें नहीं करेगा। उनका तो लेवल है, वो मोदी जी का ऊपर बोले, अमित शाह जी का ऊपर बोले, सीएम का ऊपर बोले, मैं कौन हूँ? अच्छा। वो जा उनका अगर वो ये सब बोला है, तब तो अगर मैं कांग्रेस में होता था तो उनको तो सीएम का कुर्सी नहीं मिलता था। कई लोग ये भी कहते हैं यहाँ कि जैसे आपने कहा कि मेरे सबसे संबंध हैं कि कांग्रेस के आला नेतृत्व के हेमंता अभी भी संपर्क में रहते हैं। सब लोग आला मतलब दिल्ली वाला नहीं, हाँ। असम वाला। अच्छा, दिल्ली वालों से बात नहीं होती है, प्रियंका गांधी वगैरह से? नहीं, दिल्ली का क्या है, गुलाम नबी जी से मेरा बातचीत होते रहता था, दिग्विजय सिंह जी से बातचीत होते रहता था, अहमद पटेल जी से राज्यसभा में कभी मिल जाता था, नमस्कार होते रहता था। हम तो दिल्ली वाला लीडर कांग्रेस का समय नहीं था, तो हम तो प्रदेश का छोटा कार्यकर्ता था, सबसे नमस्कार सलाम ही था। तो नमस्कार सलाम एयरपोर्ट में देखने से अभी भी मैं देता हूँ, जिसको पहले शरण स्पर्श करता था अभी भी करता हूँ। अच्छा। जो एक मोतीलाल वोरा जी था, जी। उस समय उनको मिलने से शरण स्पर्श करता था, एक बार एयरपोर्ट में मिला, उनको मैं दोबारा शरण स्पर्श किया, वो आशीर्वाद भी दिया। तो ऐसा संस्कृति जो है, संस्कार जो है वो है। लेकिन दिल्ली का कोई कांग्रेस लीडर से मेरा डायरेक्ट जान पसंद नहीं था। नहीं है, बहुत मतलब है, नहीं है तो झूठ बोलना होगा। आत्मीयता नहीं है, आत्मीयता नहीं है, करीबन भी नहीं है, और कांग्रेस में वो कल्चर भी नहीं है कि दिल्ली और स्टेट का लीडर्स का बीच में वो आत्मीयता नहीं होता है। इट्स ए फ्यूडियल रिलेशनशिप होता है। एक आत्मीयता और है जिसकी खूब चर्चा होती है, जो थी और अब नहीं है। अगस्त 2020 में आप एक ट्वीट करते हैं कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। इसे एक संकेत के तौर पे समझा जाता है। फिर चर्चा होती है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इस आशय के बयान भी आते हैं। और उसके बाद जो पार्टी के यहाँ के प्रभारी महासचिव थे राम माधव, उनकी विदाई होती है। कुछ संबंध है इसमें? नहीं, वो तो राम माधव जी का जो एक असम में प्रभारी था जी, अभी वो संघ में चला गया, उसमें हम लोग का यहाँ में क्या रिश्ता है? अरे आप लोग साथ में काम कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट के तमाम प्रदेशों में। अभी भी जो हमारा ऊपर जिम्मेदारी है वो था, वो रहेगा। अभी भी राम माधव जी का कोई संघ का तरफ से उत्तर पूर्व का कोई जिम्मा देता है तो वो काम एक साथ करना पड़ेगा। बीजेपी और संघ का तो ये वो नहीं है ना, यहाँ में तो ग्रुप लॉबी ये सब तो नहीं होता है ना, नहीं होता है यहाँ में तो वो सब अलाउ नहीं है। अच्छा, हमें फील्ड में मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में दो तरह के रिएक्शंस मिलते हैं, बड़े पोलराइज से। एक मिलता है कि साहब 1 लाख टीचर को नौकरी, गुणोत्सव, ये सुधार वो सुधार। फिर कहा जाता है कि ये एम्स को रहा से चांगसारी ले गए, वहाँ के सांसद राजन गुहाइन ने विरोध किया तो उनका लोकसभा में भी टिकट करवा दिया, विधानसभा में ही। तो लोग कहते हैं कि भाई हेमंता से बना के रखो तो करियर है, बना के नहीं रखो डिफरेंस है तो वो आपका करियर खा जाएंगे। देखिए, राजन गुहाइन जी का टिकट मिलना नहीं मिलना एम्स का साथ क्या संबंध है? इतना अगर लोग रिसर्च करेगा तो लोग पागल बन जाएगा। एम्स कहाँ करना है वो भारत सरकार को निर्णय लेना है जी। वो निर्णय का साथ पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व होता है, और थोड़े एम्स ऐसे घर का पुतला है इधर से उधर लेके आओ जी। तो आपको जो ये सब बोल रहा है या तो वो एक दुष्ट प्रकार का व्यक्ति होगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया एम्स? मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में इसलिए आया कि इसलिए मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी गुवाहाटी एयरपोर्ट से नज़दीक है, और यहाँ में एम्स बनाना तरुण गोगोई जी का समय में ही ये निर्णय था। जिस समय गुवाहाटी में एम्स बनाने का निर्णय हुआ उस समय मैं बीजेपी में भी नहीं था जी। बनाए गए, फिर टिकट कटा उनका टिकट क्यों कटाया, टिकट क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, उनके लिए आपको थोड़ा सा आप खुद रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। अच्छा, उससे हमारा उनमें क्या रिलेशन हो सकता है।
कोई आपकी नाराजगी नहीं? अगर मैं नाराजगी हूँ तो आज भी उनका और मेरा संबंध कैसे बना रहेगा? आप संबंध के बने रहने की बात कर रहे हैं, आपने तरुण गोगोई जी का जिक्र किया। आप कहा जाता है कि उनके खिलाफ विधायकों को लामबंद करके जब आप कांग्रेस में थे दिल्ली जाते थे, फिर वो बिस्किट गेट प्रकरण हुआ, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया, आपने भी ट्वीट किया, वो रिवर्ड लीडर। कैसे देखते हैं आप उनकी लेगेसी को? उन्होंने तो असम के लिए बहुत काम किया। 2001 से 2011 तक ये जो 10 साल रहा, एक असम का सुनहरी साल 10 साल रहा, और हम लोग मिल के बहुत काम किया असम के लिए। और पीपल विल रिकॉग्नाइज और पीपल विल रिमेंबर गोगोई फॉर हिज सर्विस बिटवीन 2001 to 2010। धीरे धीरे समय बदला, वो अजमल का ऊपर उनका जो नियत था वो बदला दिया। फिर उनका बेटा पॉलिटिक्स में आया, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा वो पार्टी से थोड़ा फैमिली का और थोड़ा चला गया। 11 से थोड़ा सा उनका टर्निंग हुआ। लेकिन 2001 से 2010 तक जब उनका फैमिली भी गुवाहाटी में नहीं रहता था, उनका बेटा बेटी हम लोग जानते भी नहीं था कौन है उनका बेटा कौन है बेटी, क्वाइट था, ये सब नहीं था। तो वो 10 साल उन्होंने असम को खूब सेवा किया। तो उसमें कोई मतलब वी मस्ट ग्रेटफुल टू, वी मस्ट रिकॉग्नाइज हिज लेगेसी। आप बीजेपी में आ गए, मंत्री बन गए, उसके बाद उनसे बातचीत मुलाकात होते रहता है। मेरा सबसे करीबी संबंध था। अच्छा। मेरा सबसे करीबी संबंध था। उनका घर और मेरा घर नेक्स्ट डोर है जी। मैंने ही उनको जाके, जब उनका मुख्यमंत्री का पद से सोनोवाल जी सीएम बना, हमारा असम में एक सीएम को क्वार्टर देने का दस्तूर नहीं था, तो मैंने ही उनको सरकार का एक मंत्री को बोला, आप घर में मत रहो, आप एमएलए हॉस्टल में रहो और आपका घर गोगोई जी को दे दीजिए। और जब गोगोई जी हॉस्पिटल में था, मैं हर दिन उनको देखने जाता था, पीपी किट पहन के उनका पास जाता था। अच्छा। जब उनका कोई फैमिली भी नहीं जाता था, हम ही जाता था। वो तस्वीरें हमने भी देखी। हाँ, वो तो मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये आप चाय बागान के लोगों के पास भी जाते थे, नारा था बीजेपी का कि इनका रिवाइज होगा रेट, आपने रिवाइज किया। कांग्रेस कह रही कि जैसे ही हमने कहा कि हम 365 रुपये देंगे, बीजेपी ने उसके काउंटर में रिएक्शन दिया कि हम 351 देंगे। हाँ, जबकि फिलहाल कोर्ट में फंसा। हमने तो 370 नहीं बोला, और कैसे काउंटर रिएक्शन हुआ। अगर कांग्रेस 365 बोला था, हमको 370 बोलना था, हम तो 350 बोला। किस लिए? हमको मालूम है कि ये हम लेना देना करने वाला चीज़ नहीं है। टी गार्डन का इकोनॉमी क्या है और कितना दे सकता है, ये जो हमारा अखबार लोग इसको एक मजाक बना दिया, 365 350। भाई, असम का साई टी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा संकट काल से गुजर रहा है। अब सैलरी का स्ट्रक्चर का साथ कोई भी खेल बदल करेगा तो गार्डन सीग हो जाएगा। तो ये कोई बच्चा का खेल नहीं है कि हमने इतना बोला, तुम जाके इतना बोलेगा, तुम बोलेगा, हम बोलूँगा। वो थोड़े स्टेट क्राफ्ट है, वो स्टेट क्राफ्ट नहीं है। अगर आपको सैलरी देना है सरकार से दीजिए ना, लेकिन बागान का मालिक को आप कैसे फोर्स करेगा कि इतना दीजिए? कह रहे हैं कि सब्सिडी देनी चाहिए सरकार को। देना सही है, सब्सिडी देना सही है। अगर आपका पास पैसा है तो आपको देना सही है। तो जब आप सरकार में था, आपने नहीं दिया जी। आपको तो देना सही था जरूर। हम तो देना शुरू किया, लेकिन आप जब सरकार में था आपने तो नहीं दिया उनको। तो ये क्वेश्चन आपको उनको ही पूछना चाहिए था कि आपका जब 15 साल का सरकार था असम में, आप कितना रुपया का सब्सिडी दिया था, कृपा करके बोलिए। तो वो लोग बोलता था हम लोग उस समय भूल गया। हाँ, 1 पैसा का नहीं दिया, मतलब भूल गया होगा। हाँ। तो राहुल बाबा भी भूल गया होगा उस समय। एक और आपका पोल प्रॉमिस था पिछले इलेक्शन में कई जातियों के लिए, मुरान मटक समेत, कि इनको एसटी में
शामिल किया ये जाए। थोड़ा क्रिटिकल इशू है एंड अभी राज्यसभा में उसका बिल चला गया है. वी आर ट्राइंग टू हैंडल इट बिकॉज आप उनको जब एसटी देता है, ऑलरेडी जो एसटी है वो लोग बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है. सोसाइटी में बैलेंस को मेंटेन करना है, तो इसीलिए हम लोग ट्राईपार्टिक डिस्कशन कर रहा हूँ विद द एग्जिस्टिंग ट्राइबल, विद द न्यू ट्राइबल जो ट्राइबल बनना चाहते हैं, और काफ़ी गैप को हमने रिड्यूस किया. लेकिन ये एक हीलिंग टच वाला इशू है. ये कोई पोल प्रॉमिस था इसलिए कर दे, वो नहीं कर सकता है बिकॉज स्टेट में आग लग जाएगा. लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़ा रहा हूँ. दोनों तरफ का लोग खुश है कि भाई बीजेपी इज गिविंग ड्यू अटेंशन टू द सब्जेक्ट. हालांकि रजिस्ट्रार जनरल, एसटी कमीशन, यूनियन कैबिनेट, तीनों लेवल से ये बिल अभी राज्यसभा का पटल तक चला गया है. कोई टेंटेटिव डेडलाइन आपको नहीं, लगता है? डेडलाइन नहीं देना चाहिए. ये सब यू शुड नॉट वेंचर इन ऑल दिस थिंग फॉर वोट. हम तो खुला प्रेस में बोलता हूँ भाई हमको वोट दे या ना दे, लेकिन हम सोसाइटी को डिस्टेबलाइज नहीं करूँगा. कोई लोग बोलता है पुल प्रॉमिस, उल्टा तो मैं टीवी में प्रेस में बोला हम नहीं करने वाला हूँ. आपको तो सब हाफ स्टोरी बोल रहे हैं. मैं लास्ट 1 साल में कम से कम 20 बार टीवी में इंटरव्यू दिया हूँ एट द कॉस्ट ऑफ वोट, कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ इस समय. इसलिए इस समय असम कैन नॉट अफोर्ड बैकलैश ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्राइबल और एजिटेशन बाय दिस 6 कम्युनिटी. तो धीरे धीरे उसमें काम कर रहा हूँ, काम आगे बढ़ रहा हूँ. दोनों पक्ष का मालूम है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक. दैट इज एनफ. वी डोंट हैव टू प्लीज कांग्रेस. अच्छा, यू डोंट हैव टू प्लीज कांग्रेस. पर वही कांग्रेसी एक चीज़ और कह रहे हैं बार बार कि आप हेमंत विश्व शर्मा का करियर देखिए और जो पहली चीज़ आपको सामने आएगी वो है लुई बर्जर केस. कहाँ में वो केस है? कौन सा जगह में वो केस है? वो यही पूछ रहे हैं कि वो नहीं, केस मैं क्या तो वो मैं इसीलिए चलेगा कि केस दब जाए? नहीं, केस शुरू कहाँ हुआ था? पहला मैं कांग्रेसी मित्रों को पूछता हूँ भाई शुरू कहाँ हुआ था? तुम लोग शुरू किया था अखबार में, लेकिन कौन सा ऐसा दस्तावेज है जहां में मेरा जिगर भी है? और वो काम को दिया था गोगोई साहब का दस्तखत में, थोड़े मेरा दस्तखत में मिला था. ये बार बार आपके नाम का जिक्र क्यों लेते हैं? ऐसे बना देता है हवा. लेकिन कहाँ मेरा नाम कहाँ है? मैं तो कोई बार कोर्ट में गया, भाई मेरा नाम बताओ ना कहाँ है. गोगोई साहब का खिलाफ में डिफामेशन में गया, फिर कोर्ट ने गोगोई साहब को पूछा भाई आपका पास क्या दस्तावेज है दीजिए. तो गोगोई साहब फेल हो गया दस्तावेज देने में. तो गोगोई साहब को कोर्ट ने इंटरिम इंजंक्शन लगाया कि आप लोग ये सब मत बोलिए आप. लेकिन हर कांग्रेसी का खिलाफ तो मैं केस नहीं कर सकता हूँ ना. उनको पूछिए, उनसे एक कागज मांगिए कहाँ मेरा नाम है. और उसी सांस में वो एक दूसरा जिक्र करते हैं शारदा चिट फंड का. उसमें भी मेरा कहाँ नाम है? ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया. अरे ममता बनर्जी का ऊपर भी तो खुद का इल्जाम है, लेकिन मेरा नाम कहाँ है? तो ये ऐसे सब घेर घार के ऐसे बेकार का बात बोलता है. इसलिए इसका कोई मैं उससे डिस्टर्ब भी नहीं होता हूँ, कुछ नहीं होता हूँ. ये कोई सीट फंड केस में सीबीआई ने चार्जशीट डाला, उसमें मेरा नाम प्रोसिक्यूशन विटनेस में डाला. दैट टू बिफोर आई जॉइन बीजेपी मार्च बिफोर. वो कागज लेके मैं सोनिया गांधी का घर में गया. देखिए मैडम मैं विटनेस हूँ, मैं एक्यूज नहीं हूँ, आप न्याय कीजिए. ये उनको कुछ और फीड किया जा रहा था. उनको कोई गोगोई साहब कुछ बोल रहा था, तो मैंने उनको जाके दिखाया देखो मैं ना बीजेपी हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ. ये सीबीआई का चार्जशीट है, मेरा नाम प्रोसिक्यूशन विटनेस में है. विटनेस और एक्यूज का डिफरेंस आप कपिल सिब्बल जी से पूछ लीजिए और हमको न्याय कीजिए. तो फिर बोला हेमंत 2 महीना रुको, फिर बीजेपी कुछ कर सकता है. मैं बोला ठीक है मैं 3 महीना रुकता हूँ, 3 महीना का बाद आपका पास आता हूँ. तो हम वो मिट्टी का पुतला वाला वो पॉलिटिशियन नहीं है. आप 3 महीने बाद गए? हाँ 3 महीना बाद गया.
फिर बोला हेमंत थोड़ा राहुल जी से मिल लो, फिर वही कहीं नहीं हुआ। तो हमने ये सारा जो एक सरदा वाला इशू था, इसको मैं कांग्रेस होते हुए, इसलिए बीजेपी आने का बाद होने से तो कुछ इंजाम लग जाता था। कांग्रेस होते हुए इसको समाप्त करने का बाद, कांग्रेस में पूरा परिक्रमा करने का बाद मैंने बीजेपी में आया। शायद दिसंबर जनवरी में मेरा चार्जशीट में नाम प्रोसिक्यूशन विटनेस ने डाला गया। मैंने अगस्त में बीजेपी में ज्वाइन किया और कांग्रेस में रहने का तमाम कोशिश करने का बाद। अच्छा, अब ये अतीत से फिर से वर्तमान पे आते हैं। जब कोविड का पूरा दौर चल रहा था तब असम सरकार की बड़ी तारीफ हो रही थी कि साहब कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। कैसे किया आपने? हमने खूब टेस्ट किया। अमित शाह जी ने बोला कि हेमंत डेली 50,000 टेस्ट करो। उनका निर्देश था, उस समय वो दिल्ली में खुद इन्वॉल्व था। हमने 50,000 से लेकर 1 लाख टेस्ट हर दिन किया, 3 महीना किया, ट्रैक किया, लोगों को क्वारंटाइन किया, आइसोलेट किया, बहुत ही सख्त तरीका का क्वारंटाइन किया। हमने किसी को होम आइसोलेशन नहीं दिया। कोविड होते हुए हॉस्पिटल में लेके आया। थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट पीपल आर नाउ रिपिंग और डिविडेंड आउट ऑफ दैट। समय भी थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि दिल्ली होम क्वारंटाइन दे रहा है, असम क्यों नहीं दे रहा है, दिल्ली में एयरपोर्ट में टेस्ट नहीं है, असम में क्यों है। तो हमने हर तरीका का जो भी टेक्स्ट बुक में था सारा उपाय अपनाया और उससे कंट्रोल में आया। अभी तक तो मेरा लगता है कंट्रोल में है। आप मास्क पहन रहे हैं, मैं नहीं पहन रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, एक व्यक्ति नहीं, मैं नहीं, वो भी नहीं पहन, हम लोग नहीं वो भी पहने हुए हैं। मैं नहीं, अभी तो हजारों लोगों का मैं यही आपसे पूछने वाला था। जरूरत एक नहीं, तरफ इतनी सख्ती और अब मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूँ अभी। जब सर केंद्र सरकार लगातार निर्देश दे रही है, केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है यहाँ में, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। अभी आप हमको तो इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो मास्क पहनेगा तो पार्लर कैसे चलेगा, ब्यूटी पार्लर भी चलना चाहिए। तो मेरा क्लियर बात है कि अभी जब कोविड होगा, हम लोगों को बोल के रखा हूँ भाई ये इंटरिम रिलीफ है जी। जो दिन मुझको लगेगा कोविड है आप लोग को सबको पहनना पड़ेगा, नहीं तो 500 रुपीज फाइन। सोशल मीडिया पे लोग यही बोल रहे हैं कि सब जगह चुनाव आता जाएगा, कोविड जाता जाएगा। ये लोग बीटीसी का चुनाव में भी ऐसा ही बोला था। हाँ। कि बीटीसी का चुनाव का बाद कोविड आएगा, नहीं आया। असम चुनाव का बाद कोविड आएगा, नहीं आएगा। अभी तो सेकंड फेज भी चला गया। तो अभी बिहू भी हम लोग करने जा रहा हूँ धूमधाम, और मेरा विश्वास है बिहू में भी नहीं होगा कोविड। ये आपने एक्सपर्ट से भी चर्चा की? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ना, इसलिए हमने कोविड को 1 साल नजदीक से देखा। लेकिन ये रिलीफ है, ये इंटरिम रिलीफ भी हो सकता है, फाइनल रिलीफ भी हो सकता है। लेकिन जो दिन हमारा हर दिन का केस 100 से बढ़ जाएगा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बोलूँगा भाई आज से शुरू करो। लेकिन जब नहीं है, माई इकोनॉमी इज नाउ ग्रोइंग एट 19-18%। जीएसटी हमको 18-19 तक उठ गया है, जो देश का संख्या से ज़्यादा है। तो लोगों को राहत चाहिए। 1 साल लोग पूरा पैनिक में रहा, तो ऐसे करने से देश तो ख़त्म हो जाएगा ना। एक लॉकडाउन वगैरह का सरसा करना, कोविड है, पैनिक में लोगों को रखना जरूरत नहीं। लेकिन भारत सरकार जो निर्देश दिया है, जो स्टेट में कोविड है उनको पालन करना चाहिए। ठीक है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनके बीच आपकी लोकप्रियता ज़्यादा है, उन्होंने कहा कि वो बाकी सब तो ठीक है पर अभी दोनों पार्टियां एक नंबर उछाल रही हैं। उन्होंने कहा हमने इतनी नौकरी दी, अब ये देंगे, कांग्रेस कह रही है 5 लाख देंगे। देखिए 5 लाख तो संभव नहीं है और वो देना भी नहीं सही है। अच्छा। एक असम जैसा सरकार में ऑलरेडी मेरा 4 लाख वर्कफोर्स है। अगर 5 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा।
तो मेरा सैलरी बिल लगभग 7,000 करोड़ हो जाएगा। हर स्टेट से, हर सोर्स से ऐड करने का बाद भी मेरा कमाई हर महीना 4,000 करोड़ का ऊपर नहीं होता है। तो मैं बाकी लोगों को रोटेशन में सैलरी देना पड़ेगा। कांग्रेस का समय में रोटेशनल सैलरी था, शायद उनका मन में रोटेशनल सैलरी देना है। एक महीने दें, एक महीने ना दें। हाँ, वो एक महीना 30% को देता है, दूसरा महीना 30% को देता है। ऐसा सिस्टम उन्होंने शुरू किया था। तो उनका मन में वो होगा, इसलिए बाकी आपका कमाई कहाँ से आएगा? स्टेट का पास तो अधिकार है खाली पेट्रोल और डीजल का ही टैक्स लगाना। तो कांग्रेस को नोबडी इज क्वेश्चनिंग कांग्रेस कि भाई आप क्यों ये गलत फलत बोल रहे हैं। इसके पीछे की इकोनॉमी क्या है? इसका पीछे इकोनॉमी क्या है लोग नहीं बोलता है। अपोजिशन को थोड़ा सा लोग छुट्टी दे देता है, चलो बोलो जो भी बोलना है। अच्छा, ये बताइए, बोलने के ही क्रम में अब हम लोग लगभग आखिरी दौर में हैं कि ये सारी पोल प्रॉमिसेस की बातें हुई, फिर कहा गया, किसी ने कहा ये करेंगे, किसी ने कहा ये नहीं करेंगे। इन सब के बीच एक बात आई फिर से, जो यहाँ का मुझे लगता है सबसे सेंटिमेंटल, कल्चरल और आइडेंटिटी से जुड़ा इशू है, CNRC। और कहा गया कि पूछेगा कि वो बिप्लब शर्मा वाली रिपोर्ट क्यों दबाए बैठे हैं। वो रिपोर्ट में दम नहीं है। अच्छा। वो रिपोर्ट में दम नहीं है। तो पब्लिक तो कर दीजिए, डिस्कोर्स कर दिया, वो लोग खुद पब्लिक कर दिया। सारा रिपोर्ट का ईट्स एंड बोल रहा है 100% रिजर्वेशन करो। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रखा है कि आप 50 का ऊपर रिजर्वेशन नहीं है देश में। तो जो रिपोर्ट खुद जज होके या खुद लीगल प्रोफेशन से होते हुए सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग जजमेंट का खिलाफ आप रिपोर्ट पेश करके सरकार को बोलता है इसको इम्प्लीमेंट करो, वो तो नहीं होता है। तो हमने बिप्लब शर्मा से बात किया कि दादा आपने तो ये रिपोर्ट दे दिया, क्या करना चाहिए? बोले देखो रिपोर्ट का लास्ट में हम एक पैराग्राफ लिखा हूँ। क्या पैराग्राफ? कि हमारा रिपोर्ट को अगर लीगलिटी का बाहर है, इसको लीगलिटी में लाने के लिए दूसरा एक कमेटी करो, एक कमेटी करो, उस कमेटी को 2 साल टाइम दे दो। तो अभी कर लूँगा चुनाव का बाद। अच्छा, एक पहली मर्तबा मुझे यहाँ के जो पॉलिटिकल जानकार हैं उन्होंने बताया कि आंसू इज़ लाइक संघ। मैं बिल्कुल उसी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ कि वो फ्रंट पे कभी नहीं आते हैं, एक कल्चरल सोशल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पहली दफ़ा वो बिल्कुल एक्टिवली अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। अपने एक उन्होंने पदाधिकारी को वो किया आप, और लोगों ने कहा कि इससे हेमंत बड़े खुश हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट हो रहा है कांग्रेस और जातीय परिषद और रायजोर के बीच। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग जो पार्टी किया, हमारा योजना का अनुसार वो लोग पार्टी नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने पार्टी किया, मैं टीवी में जाके बोला देखो भैया, आप अगर बीजेपी को हार्म करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करो, लेकिन आप पार्टी बनाने से हमारा फायदा होगा। फिर बाद में आपको बदनामी होगा कि आप लोग बीजेपी का पैसा लिया। फिर भी बनाया, मैं तो वार्निंग दे दिया उनको। आपको जो अभी बोला जी, वो बाद में 4 महीना 6 महीना पहले टीवी में बैठ के बोल दिया कि देखो आप लोग पार्टी बना रहे हैं, अच्छी बात है पार्टी बनाना, लेकिन बाद में आपका ऊपर ये लांछन आएगा कि आप लोग बीजेपी से पैसा लेके बना रहे हैं। इनकी वजह से बीजेपी जीत गया, 6-7 सीट हम जीत भी रहा हूँ उनका वजह से। तो बाद में आपका ऊपर लांछन आएगा, तो मेरा ही दुख आएगा कि इसलिए आप तो कुछ लिया नहीं है, और मैं किसको जाके क्लैरिफाई करूँ वो लिया नहीं था, वो लिया नहीं था। और ये लोग का ब्राइट फ्यूचर भी था, थोड़ा मिसगाइडेड होके ये मैं इसमें कोट पड़ा। और बच्चा लोग ठीक था, हम भी आंसू से हूँ, कोई आंसू संग नहीं है, लेकिन ठीक है आंसू एक है, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। कर लिया तो कर लिया, अभी क्या है, उनका रिएक्शन उनको लेना है। लेकिन मैंने आप जो आज डिस्कवरी किया वो बात 6 महीना पहले, इनफैक्ट मेरा एक बुक लॉन्च का प्रोग्राम था 1.5 महीना का पहले जी, उसमें भी बोल दिया मैंने, भाई ये लोग एट द एंड दे विल एंडिंग बाय हेल्पिंग बीजेपी। हर सीट में जो हमारा एंटी बीजेपी वोट है वो लोग काट लेगा 3-2 हज़ार।
फिर ये लोग का ऊपर लांछन लगेगा कि बीजेपी से वो लोग पैसा लिया है, हालांकि हम लोग नहीं दिया हूँ। तो उनको अगर बीजेपी का हरवाना है, सीधा सीधी भैया आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करो और हम लोग आमने सामने जूझ लेगा, हम लोग फाइट करेगा आमने सामने। बट आप लोग को लांछन आए आपका ऊपर, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माने नहीं, मैं क्या करूं। आखिरी सवाल मेरा हेमंत विश्व शर्मा जी, अगर एनडीए सत्ता में वापस आता है तो आपकी शुरुआती प्राथमिकताएं क्या होंगी? घोषणा पत्र में तो आपने जैसे बता दिया कि कई चीज़ें बाद में पेच फंस जाते हैं, रास्ता निकालना पड़ता है। नहीं, थोड़ा क्या है, हम लोग 10 प्राथमिकता गिनाया हूँ जी। और मैंने पूरा घोषणा पत्र होने का बाद मैंने पार्टी को बोला, देखो पूरा मैनिफेस्टो हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा दिक्कत है, तो 10 ऐसा बिंदु ऊपर में डाल दीजिए व्हिच विल बी ए सुपर मैनिफेस्टो, कि बाकी हो ना हो ये 10 हम लोग करेगा। वो 10 मुद्दा है और वो 10 काम हम लोग करेगा। अच्छा, और एक आखिरी सवाल, मैंने हालांकि पिछले सवाल को ही आखिरी कहा था, क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठन या नरेंद्र मोदी सरकार या किसी और केंद्र सरकार में हम हेमंत विश्व शर्मा को केंद्रीय भूमिका में भी देखेंगे? आर यू विलिंग टू गो आउट ऑफ गुवाहाटी? देखिए, मेरा 2019 का जो चुनाव हुआ, मैंने खुद पार्टी को बोला था कि मैं तेजपुर सीट से लोकसभा लड़ना चाहता हूँ। पहले मैंने गुवाहाटी का नाम दिया, राम माधव जी ने मुझको बोला हेमंत गुवाहाटी से नहीं तेजपुर से लड़ो। ठीक है, तेजपुर से मैं लड़ना चाहता हूँ, मैंने बोल दिया। तो एक समय जाके अमित शाह जी ने मुझको बोला कि हेमंत तुमको नहीं लड़ना चाहिए। कारण क्या है, तुमको उत्तर पूर्व में थोड़ा दिन रहना चाहिए। ठीक है, आपका हुक्म है, तो जो भी हुक्म है। तो अभी उसका बाद मैंने अपना हिस्सा बैक करना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए जब अमित शाह जी का संज्ञान में मैं हूँ कि भाई वो दिल्ली में आना चाहता था, मैंने उनको उत्तर पूर्व में थोड़ा दिन रहने के लिए बोला। तो अभी मेरा आगे का मेरा ऊपर जो भी सिद्धांत होगा पार्टी को लेना है। मैं अभी और बोलने का स्थिति में मैं नहीं हूँ कि भाई मुझको ये सही है ये सही है, मैं एक बार बोल चुका था। तो मतलब आपकी इच्छा है था, लेकिन हाँ। जब बोल दिया भाई तुमको नहीं आना है, तुमको पार्टी को उत्तर पूर्व में ज़रूरत है, बाकायदा अमित शाह जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट कि एज ऑफ नाउ हेमंत विश्व शर्मा विल वर्क इन नॉर्थ ईस्ट। तो अभी एज ऑफ नाउ कब खत्म होगा वो तो पार्टी को निर्णय करना है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, और ये जो यंगस्टर्स के बीच, जैसे मैं रैली में देख रहा था, बिल्कुल शुरुआत में मैंने जिक्र किया, द मिथ और रियलिटी कॉल्ड हेमंत विश्व शर्मा की आ रहे हैं लोग, छूने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे बिल्ड हुआ? बहुत सारे एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस भी देख रहे होंगे इसको। नहीं, वो क्या है, मैंने 20 साल बहुत तपस्या किया 2001 से, काफ़ी कुछ डार्क फेज भी देखा, लेकिन मैंने तपस्या नहीं छोड़ा। तो इसलिए अगर मेरा पॉलिटिकल लाइफ को आप फॉलो करते हैं, आप देखिए हर साल कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है, अभी तक निगेटिव नहीं जा रहा है। तो आज जहाँ मैं हूँ ये ऐसा बिल्डअप नहीं हुआ है। 16 में भी यही था, 16 से 20 19 थोड़ा हुआ, 19 से 21 थोड़ा हुआ, भगवान करे ये ठीक रहे। लेकिन ये दुनिया ऐसा है, आप आज 99 में हैं लूडो खेल में, अब 0 तक भी पहुंच सकता है, वो तो जैसे भी होगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज अगर मुझको लोग चाहते हैं, मैं इसको विनम्रता से लेता हूँ कि इसलिए काल किसी ने नहीं देखा है। चलिए, सांप और सीढ़ी के इस मेटाफर पे ये बातचीत खत्म करते हैं। सियासी सांप सीढ़ी में कौन विजेता होगा 2 मई को ऐलान होगा। हेमंत विश्व शर्मा ने तमाम मुद्दों पर, विरोधियों के लगाए तमाम इल्ज़ामों पर अपने हिस्से की सफाई भी पेश की। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ललन टॉप की चुनावी यात्रा से जुड़े रहिए। शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर आपका, ऑल द बेस्ट।